नमस्कार बच्चों। नीट 2020 आशा करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। सो ओवरऑल अगर हम कहें पेपर के बारे में तो फिजिक्स वाज क्वाइट इजी एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के रिएक्शंस हमें मिले, उसके हिसाब से फिजिक्स थोड़ा इजी था। केमिस्ट्री वाज लिटिल चैलेंजिंग एंड बायो वाज लिटिल लेंदी। तो मैं हूं आपके साथ परिमल पटेल और अब हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। डिटेल में चर्चा होगी उसके बारे में और इसकी आंसर की हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। अगर आपने आंसर की अभी भी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट www.tsph.in पे जाके भी सारे ही आपके सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जुओलॉजी की आंसर कीज, उनके डिटेल्ड सोल्यूशन और उनके वीडियो सोल्यूशंस भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम क्वेश्चंस के बारे में जो नीट 2022 में पूछे गए थे। सो देयर वर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर चैलेंजिंग एंड लिटिल लेंदी। थोड़े से थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा थे, खास करके ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आपको रीजनिंग करनी है, मतलब असर्शन रीजनिंग टाइप, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू टाइप, इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी सारे देखे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर यहाँ पर ये रहा जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें तो वैल्यूज को लेकर ट्रिक किया गया है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में जाएगा बिकॉज स्कोप ऑफ एरर यहाँ पर बना हुआ रहता है वैल्यूज को लेकर। तो चलिए पहला वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखें अगर, तो हमें पूछा गया है दो हाफ सेल दिए गए हैं और मुझे दोनों हाफ सेल के इनॉट वैल्यूज दे रखे हैं और पूछा गया है कि विल परमैंगनेट आयन लिबरेट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, बराबर है। तो परमैंगनेट आयन वाटर में से ऑक्सीजन कब लिबरेट करेगा? ऑब्वियसली जब वो उसे ऑक्सीडाइज करेगा। तो परमैंगनेट जो वो वाटर को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या? बेसिक यही हमारा सवाल है। तो जवाब है बिल्कुल यस। हम जानते हैं कि परमैंगनेट जो है, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डेटा को छोड़ भी दे तो जिन्होंने एनसीईआरटी रीड करी है, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट रीड किया है, उन्हें पता होगा कि परमैंगनेट जो है वो वाटर को स्लोली ऑक्सीडाइज करता है, स्लोली ऑक्सीडाइज करता है, जहां पर फिर MnO4 माइनस जो है वो MnO2 बन जाता है। तो आपका जो पर्पल कलर होता है वो स्लोली स्लोली ब्राउन टर्न हो जाता है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डीएफ ब्लॉक में, मैटर ऑफ फैक्ट आपको पता होना चाहिए। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली आपका आंसर यस हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिस पर हम पहले इनॉट ऑफ सेल निकालते हैं। यदि इनॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे डेफिनेटली रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। So E naught of cell is equal to E reduction cathode minus E reduction anode. तो दोनों की रिडक्शन वैल्यू को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कैथोड की रिडक्शन वैल्यू और एनोड की रिडक्शन वैल्यू। अब जैसे हम देख रहे हैं MnO4 माइनस पानी को ऑक्सीडाइज करेगा, तो पानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, बराबर। तो वाटर का ऑक्सीडेशन होकर O2 बनने वाला है, मतलब ये वाला जो हाफ सेल है ये आपका एनोड का काम करेगा क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। और ये वाला जो आपका हाफ सेल है ये आपका कैथोड का काम करने वाला है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ई रिडक्शन कैथोड माइनस एनोड। सो कैथोड वैल्यू मुझे दे रखा है 1.510 है। सर ये तो माइनस है। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर देखो यही तो मेन सबसे बड़ा यहाँ पर ट्रैप, यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, ये रिएक्शन हमें रिडक्शन का दिया है लेकिन जो वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, दिस वैल्यू इज गिवन फॉर ऑक्सीडेशन। आप देखिए Mn2 प्लस से MnO4 माइनस की वैल्यू -1.5 है, पर मुझे यहां पर कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए? MnO4 माइनस से Mn2 प्लस रिडक्शन वैल्यू लेनी चाहिए। बिकॉज जो फॉर्मूला हम लोग जब गाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन एनोड, दोनों की रिडक्शन वैल्यू का सब्ट्रैक्शन लेना है। तो ये जो वैल्यू मुझे दे रखी है -1.51 वो असल में +1.51 कहलाएगी। और एनोड वैल्यू मुझे ऑलरेडी रिडक्शन वैल्यू दे रखी है। अगर आप देखोगे ऑक्सीजन 0 में होता है, H2O में ऑक्सीजन -2 में होता है, तो 0 से -2 मतलब ये वैल्यू मुझे सही से दी हुई रिडक्शन पोटेंशियल, लेकिन ये वैल्यू मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की दी हुई थी। सो दिस वाज अ लिटिल ट्रैप हियर। तो ये ट्रैप में से अगर आप बच गए तो 1.510 माइनस 1.233 वोल्ट करेंगे तो ऑफकोर्स आंसर आएगा 0.287 वोल्ट। एंड क्योंकि यहाँ पर ईएमएफ आपका पॉजिटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा
और E naught of cell आपका कितना आएगा 0.287, hence 3 would be the right answer for the given question. Let's move on to the next one. The boiling point of the following hydrides of group 16 increases in the order like this. तो ये हमें बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 16 के हाइड्राइड का ऑर्डर दिया हुआ है एंड जैसे हम देखते हैं कि बहुत ही आसान सा ऑर्डर है कि जैसे जैसे मोलार मास बढ़ता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बट वाटर के अंदर देयर इज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसके कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे अधिक हो जाता है। तो ये जो ट्रेंड दिया हुआ है ये ट्रेंड क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो स्टेटमेंट 1 जो है आपका ये यहाँ पर रॉन्ग हो गया क्योंकि वाटर सबसे पीछे दिया है जो गलत है, वाटर सबसे आगे होना चाहिए था। Statement 2. The boiling point of these hydrides increases with the increase in the molar mass. Yes, this is true as far as a general trend is concerned. In fact, in any of the group, as you go down the group, molar mass बढ़ेगा और molar mass बढ़ेगा तो boiling point बढ़ेगा. Hence, that is the correct trend. So, statement 2 को हम यहाँ पर सही मानेंगे क्योंकि एक जनरल ट्रेंड यही होता है, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 यहाँ पर करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट but statement 2 is incorrect. Right? Let's move to the next question. Choose the correct statement. Diamond is sp3 hybridized and graphite is sp2 hybridized. This statement is obviously correct कि diamond sp3 hybridization में होता है, उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनते लगता है। जबकि अगर हम बात करें ग्रेफाइट के बारे में तो ग्रेफाइट जो है वो एक प्लेनार स्ट्रक्चर बनाते हैं और जिसके अंदर वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में रहता है। All right, so first statement is a correct one. अगला है diamond and graphite are used as a dry lubricant. This is wrong because graphite is used as a lubricant, not diamond. अगला है diamond and graphite have a two-dimensional network. Graphite might have a two-dimensional planar sheets which are stacked up one above the other, but diamond is a three-dimensional network solid. तो ये statement भी गलत हो जाता है। Diamond is covalent, that's true. Graphite is ionic, that's wrong. Graphite is also covalent in nature. So only statement 1 is correct, where diamond is sp3 hybridized and graphite is sp2 hybridized. Next question here we have, in a particular point defect, an ionic solid is electrically neutral. बच्चों मैं आपको बता दूं कि कोई भी सॉलिड हो, दुनिया में कोई भी चीज होती है वो हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहती है। कभी कोई मोनो पोल एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला कटायन सिर्फ अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो नेगेटिव के साथ जुड़ेगा ही। तो सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ द फ्यू ऑफ इट्स कटायन आर मिसिंग फ्रॉम द यूनिट सेल। दैट्स वेरी ट्रू। अगर कटायन मिसिंग भी रहेगी तो भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यहाँ पर बनी रहती है, क्योंकि वो मिसिंग है मतलब क्या होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। दैट्स इट। In an ionic solid, Frankel defect arises due to dislocation of the cation from its lattice site to interstitial site, maintaining the overall electrical neutrality. तो यहाँ पर assertion भी सही है and reason भी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका सही है। So both assertion and reason are correct. And I feel that this is a correct explanation also कि Frankel defect जो है उसमें dislocation होता है और जो सिर्फ वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। दिस डिसलोकेशन इज अ रीजन व्हाई यू नो देयर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, सो दैट गोस विद द ट्रू रीजन एज वेल। नेक्स्ट वन इज the acidic strength of the mono substituted nitrophenol is higher than the phenol. Of course, nitro is electron withdrawing group. Nitro is electron withdrawing group and electron withdrawing group जब भी आता है पिक्चर में तो इससे क्या होता है, इससे आपकी जो एसिडिटी है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। सो एब्सोल्युटली दिस इज करेक्ट। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल and metanitrophenol and paranitrophenol have a same acidic strength. This statement is absolutely wrong one. So ये statement आपका सही है, ये गलत है। Obviously ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन पे एसिडिटी की इफेक्ट अलग अलग होती है, hence statement 2 is definitely यहाँ पर incorrect हो जाता है। तो statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. अगला है the incorrect statement regarding enzyme is, enzymes are polysaccharide. This is absolutely wrong statement. Enzymes are proteins and they are polyamides. So they are not polysaccharide, they are polypeptides. So enzymes are very specific. That's absolutely correct. They are biocatalyst, yes, and because they are catalysts, they will reduce the activation energy.
That is also correct. So enzyme are polysaccharide is a wrong. They are polypeptides. अगला सवाल है बहुत ही आसान. आयुपैक नेम ऑफ 119. सो 119 में जो 1 रहता है उसको हम कहेंगे उन्न. अनदर वन इज उन्न एंड 9 को हम लोग कहेंगे एन. सो उन्न उन्न एनियम. सो उन्न उन्न एनियम इज हियर, दैट इज 119. First one is unna unna unium, which is 111. Unna unna octium is unna unna 8, that is 118. And unna nil enium is a 109. This is nil. Nil is 0. So unna unna enium, because हमें पूछा है 119. So this is a correct answer. अगला सवाल. The IUPAC name of the complex AgH2O twice AgCN twice is. Now here we have a AgH2O2 time. So obviously जो पहला स्फीयर होता है वो पॉजिटिव स्फीयर होता है एंड सेकंड स्फीयर होता है वो नेगेटिव होता है. तो पहले एक्वा वाला कॉम्प्लेक्स आएगा, फिर साइनो वाला कॉम्प्लेक्स आएगा. तो एक्वा वाले कॉम्प्लेक्स वाले दो ही आंसर है, जबकि यहाँ पर पहले साइनो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है तो वो ऑब्वियसली आंसर नहीं हो सकते. तो एक्वा वाला है. और ऑब्वियसली सिल्वर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाए बिना भी आप स्ट्रेट आंसर मार्क कर सकते हैं 2. फर्दर टू इलैबोरेट, साइनाइड की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, तो 2 साइनाइड का मिला के हो गया -2 और इसका क्या है यहाँ पर, इसका है यहाँ पर +1. तो +1 -2, तो नेट चार्ज ये वाले डब्बे पे -1 का चार्ज बचा है, तो ये वाले डब्बे पे +1 का चार्ज होगा. अब वाटर पे तो कोई चार्ज होता नहीं है, तो ऑब्वियसली सिल्वर का चार्ज +1 ही रहेगा. राइट अगर आप +2 लेते थे चार्ज, सिल्वर का अगर +2 लेते थे, तो साइनाइड -1 × 2 कितना हो जाता, -2. -2 + 2 0. तो ये पूरे डब्बे का चार्ज 0 हो जाता. तब तो फिर इसे किसी से जुड़ने की जरूरत ही नहीं रहती. तो ऑब्वियसली यहाँ पर दोनों का चार्ज जो है वो +1 होना चाहिए. सो डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई साइनिडो आर्जेंटेट, बिकॉज सिल्वर अभी नेगेटिव वाले के अंदर आर्जेंटेट रीड किया जाता है. सो दैट्स अ राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. नेक्स्ट इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स. यहाँ पूछा गया है हमें कि पीवी कर्व्स दिए गए हैं सभी के, मैक्सिमम वर्क डन कब होगा. एज सिंपल एज दैट, एरिया अंडर द कर्व जितना अधिक होगा उतना वर्क डन ऑब्वियसली अधिक होगा. सो एज वी कैन सी, एरिया अंडर द कर्व हियर इज दिस मच. area under the curve here is the maximum. All right, you all can see that area under the curve कहां पर सबसे ज्यादा है. So obviously फोर्थ वाले में it is clearly evident कि वॉल्यूम चेंज सबसे ज्यादा है. W = -P delta V. जितना वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा उतना जो है आपको वर्क डन ज्यादा मिलेगा. ये थॉट प्रोसेस भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं. So इसके हिसाब से this is a right answer for the given question. Next one. This is based on Schulz-Hardy rule from surface chemistry. Coagulation of negative Sol. The flocculating power will be maximum for aluminium, then barium, then sodium. Of course, yes, क्योंकि aluminium के ऊपर +3 की चार्ज है, तो उसका coagulating power सबसे ज्यादा रहेगा. Hence, आपका statement 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है. Statement 2. In the coagulation of positive Sol, the flocculating power of 3 given salts will be in the order chloride, sulfate and phosphate. प्यारे बच्चों, क्लोराइड पे -1 की चार्ज है, सल्फेट पे -2 की चार्ज है और फॉस्फेट पे -3 की चार्ज है. तो ऑब्वियसली जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका फ्लोक्युलेटिंग पावर ज्यादा होगा. तो यहाँ पर फ्लोक्युलेटिंग पावर की बात चल रही थी, which is the wrong order given here. Hence we can say statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. So statement 1 is correct but statement 2 is incorrect here. This is a right answer for the given question. Now this is a type of hydride. So magnesium is from S block element and S block elements form ionic solids. So इसलिए ये आपका ionic hydride है. तो ऐसा एक ही ऑप्शन आपको दिखाई देता है, इतने में ये सॉल्व हो गया. तो looks very big but that's very easy to identify. Then germanium belongs to carbon family and that is an electron precise family. Boron belongs to group number 13 which is electron deficient family. And HF के अंदर जो फ्लोरीन होता है उसमें 3 लोन पेयर होता है, hence electron rich family. So just magnesium hydride being ionic, you can simply answer the question as 1 A is for 4. Let's go for the next one. At 298 Kelvin, the standard electrode potential of copper electrode, zinc electrode, Fe electrode, and silver electrode are given.
on the basis of standard electrode potential, predict which of the following reaction cannot occur. Now for this prediction you have a two ways. एक, आप इसके अंदर पूरा टाइम बर्बाद करो, या सिंपली इन द सेंस आप ईएमएफ पता करो, हर एक रिएक्शन का इनॉट सेल निकालो, जिस रिएक्शन का इनॉट सेल पॉजिटिव आएगा वो फिजिबल होगा, और जिसका इनॉट सेल नेगेटिव आएगा वो नॉन फिजिबल होगा। या आप सिंपली इतना सोच लो यार कि कॉपर और सिल्वर के अंदर कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऑफ कोर्स कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, और कभी भी लेस रिएक्टिव मेटल मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। तो सिल्वर कॉपर को कैसे डिस्प्लेस कर सकता था? तो क्वेश्चन नंबर 2 आप अगर देखें तो कॉपर सल्फेट विद सिल्वर, ये रिएक्शन ऑब्वियसली फिजिबल नहीं है भाई, सिल्वर कॉपर को कैसे डिस्प्लेस करेगा? सो दैट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट पॉसिबल, हेंस 2 इज द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। You can also solve it by using the EMF values given. इनॉट वैल्यूज आपको दे रखे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टूडेंट इनॉट वैल्यूज पे नहीं जाएंगे, स्ट्रेट अपना एक नॉर्मल आप लॉजिक लगा लीजिए। आयरन और जिंक में जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर और जिंक में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस, कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन इज अगेन मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन जो है वो कॉपर आयन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो फंडा है वो अप्लाई करके भी आप इस तरह के क्वेश्चन विद इन टाइम सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल है, गिवन इज अ ग्राफ ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक ऑफ द रिएक्शन y versus x. Now here the graph is having a straight line parallel to the this x axis which is given out here. Okay, so अभी ये ग्राफ जीरो ऑर्डर के लिए भी इस तरह का एक ग्राफ आता है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी ऐसा ग्राफ आता है। तो एज वी नो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, रेट बदलता नहीं है। तो अगर मैं ये ग्राफ लेता हूं किसका, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का, आप चाहे जो कॉन्सेंट्रेशन लेना चाहते हो या टाइम एक्सिस लेना चाहते हो, कुछ भी आप लीजिए, कॉन्सेंट आप अगर रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे तो एज यू नो दैट रेट इज इक्वल टू के टाइम ए रेज टू जीरो। जीरो ऑर्डर के लिए तो कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो कॉन्सेंट्रेशन आप चाहे कितना भी ले लो, रेट तो भैया वही आने वाला है। तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन वुड बी द व्हाट यू कॉल जीरो ऑर्डर के लिए दिस ग्राफ विल बी परफेक्टली सुटेबल, और इतने से ही आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नो वी हैव टू ऑप्शन। फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर हम बात करें रेट वर्सेस टी हाफ ऑफ द यू नो या टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन, तो ऑफ कोर्स एज यू नो टी हाफ की जो फॉर्मूला है वो क्या है, 0.693 अपॉन के। तो जो टी हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप कॉन्सेंट्रेशन चाहे जितना बदल लो, टी हाफ बदलने वाला नहीं है। सो टी हाफ ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स द कांस्टेंट। सो अगर आप टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन लेते हो, सो दैट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेट लाइन, एंड हेंस 1 is the most suitable answer here. Going for the next one. Now, this is a reaction of aldehydes and ketones with compounds like NH2Z type, जहां पर कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। सो कंडेंसेशन रिएक्शन में वी नो साइनोहाइड्रिन कब फॉर्म होगा। ऑब्वियसली देखो, आप साइनो लोगे नहीं तो साइनो मिलेगा कहां से? अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं समझता, इतना सिंपल लॉजिक यूज कीजिए, साइनो मिलेगा कब? जब साइनो लोगे तब। तो ए के लिए 4 आना चाहिए, ऐसा एक ही ऑप्शन है। मतलब अगर बंदे को रिएक्शन नहीं भी आते, कुछ भी नहीं पता, तो ये भी लॉजिक तो लगाया जा सकता है ना कि साइनाइड कब आएगा, जब साइनाइड लोगे तब आएगा। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। सो इसका 4 हो गया। एसिटल फॉर्मेशन कब होता है? तो अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल एसिटल, अल्डिहाइड और अल्कोहल को जोड़ने पर क्या फॉर्म होता है? एसिटल फॉर्म होता है। तो इसीलिए एसिटल का जोड़ी कहां बन गया? अल्कोहल के साथ बनेगा। शिफ्ट बेस की अगर आप बात करें तो अमाइंस के साथ जुड़ने पर शिफ्ट बेस बनता है। अगर आप कार्बोनिल डबल बॉन्ड हो प्लस H2NR, दिस इज प्राइमरी अमाइन, इनका अगर रिएक्शन होता है तो HHOH2 निकल गया, एंड दिस इज गोइंग टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज शिफ्ट बेस। और तो शिफ्ट बेस जो है वो आपका RNH2 टाइप का हो गया। फिर बात आती है ऑक्साइम्स को लेकर। तो ऑक्साइम की अगर आप बात करें तो NH2OH के साथ में ऑक्साइम्स मिलेगा। सो this is the right answer for the given question. Gadolinium has a low value of third ionization enthalpy because of, देखो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ पर निकालना है। तो गैडोलिनियम की स्टेबिलिटी क्यों होती है वहां पर? क्योंकि उसके पास में क्या होता है, हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ F7। और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी हमारे पास कब आती है? जब हमारे पास ज्यादा
सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन रहें तो वो एक्सचेंज एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होता है. सो एज वी नो, लेट्स से फॉर एग्जांपल, हम जब भी कहते हैं, मान लो यहाँ पर ये पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है और मेरे पास में पी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, वर्सेस मेरे पास में पी ऑर्बिटल के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन है. तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होता है? पी ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन. क्यों? क्योंकि इसकी एक्सचेंज एनर्जी सबसे ज्यादा है. ये किसी के साथ में भी एक्सचेंज नहीं कर सकता है, जबकि ये जो है वो बाजू वाले के साथ में एक्सचेंज कर सकता है. बराबर. तो देयर आर टू पॉसिबल एक्सचेंज हियर, वेयर इज हियर द एक्सचेंज, नंबर ऑफ एक्सचेंज जो पॉसिबल है वो और भी ज्यादा है. और जितने ज्यादा एक्सचेंज पॉसिबल होते हैं उतनी एक्सचेंज एंथैल्पी ज्यादा कही जाएगी. एंड एक्सचेंज एंथैल्पी इज द एनर्जी लिबरेटेड एंड हेंस दैट ब्रिंग्स द स्टेबिलिटी. तो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी का रीजन क्या था? हायर एक्सचेंज एंथैल्पी. तो हम लोग जानते हैं कि गैडोलिनियम फर्दर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं देना चाहता, क्योंकि वो ऑलरेडी हाफ फील्ड में आ चुका है. और हाफ फील्ड स्टेबिलिटी मतलब हाई एक्सचेंज एंथैल्पी. सो दैट गोज टू द राइट आंसर हियर एज अ हाई एक्सचेंज एंथैल्पी. The next one is based on Geldal method. Now Geldal method is used for the estimation of nitrogen that we know. But कौन सा नाइट्रोजन? आंसर है फ्रीली नाइट्रोजन जो अवेलेबल रहता है वो नाइट्रोजन जो रिंग के अंदर होता है वो जेल्डाल मेथड में आपको एस्टिमेशन में काम नहीं लगता. जो नाइट्रो ग्रुप की तरह प्रेजेंट होता है वो भी जेल्डाल मेथड में यूज नहीं होता है. और जिसमें एन एन डबल बॉन्ड हो, डायाजोनियम लिंकेज हो, वो भी आपको डायाजोनियम लिंकेज भी आपको जेल्डाल मेथड में नाइट्रोजन एस्टिमेशन नहीं दे सकता है. सो द ओनली पॉसिबल ऑप्शन हियर इज एनालिन, जिसमें नाइट्रोजन एस्टिमेशन के लिए आप जेल्डाल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. तो आप नॉलेज अप्लाई करेंगे यहाँ पर मेडिसिन का. तो एंटासिड, तो ऑब्वियसली एंटासिड इज सिमेटिडिन. एंटीहिस्टामाइन इज सेल्डेन. एंटी सिमेटिडिन इज ऑल्सो एंटीहिस्टामिनिक, बट वो एंटासिड वाली कैटेगरी का होता है. और आपको मैच द कॉलम में जब ऑप्शन है तो आपको इसी तरह से चुनना चाहिए. एनाल्जेसिक नार्कोटिक कैटेगरी का मॉर्फिन यहाँ पर है. और द फर्स्ट एंटी माइक्रोबियल इज अ सल्वारसन, जिसमें आर्सेनिक होता है. तो इसके हिसाब से आपके जोड़ी बन जाती है एंटासिड में 4, दैट इज सॉरी एंटासिड में 3, बराबर. एंड देन यू हैव अ एंटीहिस्टामाइन में सेल्डेन, दैट इज 4. सो दिस इज अ राइट चॉइस फॉर दिस मैच द कॉलम. राइट. द नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. इन एन एटम all 5 3D orbitals are equal in energy in the free state. Obviously yes. जब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, कोई एक्सटर्नल यहाँ पर लिगेंड वगैरह अप्रोच नहीं करता, तब तक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट अप नहीं होगी. डीजेनरेसी ऑफ द ऑर्बिटल इज ऑलवेज मेंटेन्ड. अगर मैं कहूं मेरे पास डी में 5 ऑर्बिटल है तो वो पांचों ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल सेम होता है. तभी तो हम हंट्स रूल के हिसाब से जब 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो कैसे भरते हैं? 1 2 3 4 5. तो पहले सबको एक एक दिया. क्यों? क्योंकि पांचों की एनर्जी लेवल डीजनरेट होती है इन द फ्री स्टेट. अगर कोई अप्रोच करेगा तब इसका स्प्लिट अप होता है T2G और EG के अंदर. कोई अप्रोच, दूसरा एटम जुड़ेगा तब ये स्प्लिट अप होता है, तब तक ये स्प्लिट अप होता नहीं है. तो इसके लिए इक्वल एनर्जी उनका होना इज ऑब्वियस. नेक्स्ट इज shape of dxy dyz and dzx orbitals are similar to each other. yes, सभी के शेप जो होते हैं वो बाय लोब्ड होते हैं, मतलब दो लोब्स इसके अंदर बने रहते हैं. एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर आर सिमिलर. नो 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 नो. ये जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया ये डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर. वाई इट इज लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बिकॉज इट इज अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस. बराबर है. जो आपके डी एक्स वाई है वो बिटवीन द प्लेन होते हैं, लेकिन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये अलोंग द एक्सिस होता है. और डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डोनट शेप के जैसा यहाँ पर ऑर्बिटल बनता है. तो ये दोनों का शेप सेम है, ये कहना उचित नहीं होगा. हेंस दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. फर्दर दे आर सेइंग 5D orbitals are different size as compared to 4D. of course, जैसे ये 1s है, 2s है, 3s है, उसी तरह से अगर ये 3D है तो ये 4D रहेगा और ऊपर 5D रहेगा. राइट. तो वो तो शेप जो है वो साइज जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी. शेप सिमिलर रहेंगे लेकिन साइज जो है वो डेफिनेटली बदल जाएगी. All the 5 4D orbital have a shape similar to 3D orbital. yes, shape as I said, shape वही रहेगा, डबल डम्बल्ड बाय लोब्ड. बराबर, दो लोब्ड
ऐसे ऐसे करके आपको रहेंगे डबल डंबल, वो तो डेफिनेटली रहेगा, शेप सेम रहेगा, साइज अलग अलग रहती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। ये स्टेटमेंट में यहाँ पर ये लोगों ने गलत बोल दिया कि दोनों के शेप सेम होते हैं, ये गलत बात है। डी जेड स्क्वायर का शेप अलग है, डोनट शेप, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो अलोंग द एक्सिस होता है वो शेप अलग होता है। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन, lithium is used in the, everybody knows it is used in the mobile batteries, so it is electrochemical cell. cesium in the photochemical cell, बस इतना भी आपको पता है cesium photochemical cell है, तो भी आपका स्ट्रेट आंसर यहाँ पर बन जाता है, बराबर है, स्ट्रेट आंसर बन जाता है। तो कोई कॉम्पिटिटिव ऑप्शन नहीं है, तो ज्यादा बिना किसी टाइम वेस्ट के आप इस तरह के क्वेश्चन फास्ट कर सकते हो, जहां पर आप श्योरली आपको पता है कि सीजियम फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सीधा मार्क करो, आगे बढ़ो। ऑलराइट, वी गो फॉर द नेक्स्ट वन। The boiling point of aldehyde and ketone are higher than the hydrocarbon of the comparable molecular mass because of the weak intermolecular association of aldehydes and ketone due to dipole-dipole interaction. देखिए डेफिनेटली एल्डिहाइड कीटोन के अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जरूर होता है, ठीक है, एंड दिस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज मोर बेटर देन द हाइड्रोकार्बन, बट ये होता तो वीक इंटरेक्शन है, इसीलिए ये स्टेटमेंट वन को आप सही जरूर कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन जो है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। सिमिलर मोलार मास में अगर आप देखो तो एल्डिहाइड कीटोन में जो कार्बोनिल ग्रुप है, बराबर, ये पोलार ग्रुप है, जबकि हाइड्रोकार्बन में ऐसा कोई पोलार ग्रुप नहीं है। सो जाहिर सी बात है एल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो ज्यादा होगा। हाँ, यहाँ पर एक एक जो वर्ड है वीक है, वो थोड़ा चैलेंजिंग वर्ड जरूर लग रहा है, बट मेरे हिसाब से ये जो आपके डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उसको वीक कहना ठीक है, बराबर है कि नहीं। तो उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन इज हायर देन हाइड्रोकार्बन, इस स्टेटमेंट को सही मानना चाहिए। अगला कहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन आर लोअर देन द अल्कोहल सिमिलर मोलर मासेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेफिनेटली स्टेटमेंट टू भी यहाँ पर सही है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, OH वहां पर आपके पास प्रेजेंट होता है, तो OH की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, जबकि एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, कम होता है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट वन जो है वो भी सही है, और स्टेटमेंट टू जो है वो भी सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट हियर। Which of the following statement is not correct about डाइबोरेन? तो डाइबोरेन का मैं पहले तो आपको स्ट्रक्चर बता दूं क्या होता है। वैसे तो जो नॉर्मल बोरेन होता है उसमें तीनों हाइड्रोजन एक ही प्लेन में होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन थोड़ा अबोव द प्लेन गया, बराबर है, और मान लीजिए इसका जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन गया, और फिर ये जो है वो इसके साथ बॉन्डिंग बनाता है और ये यहाँ पर बॉन्डिंग बनाता है, इस बॉन्डिंग को हम बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। ये दोनों हाइड्रोजन हमारे ब्रिजवासी हाइड्रोजन है, दोनों ब्रिज पे रहते हैं, और बाकी जो चार हैं ये टर्मिनल हाइड्रोजन कहलाते हैं, बराबर। सो देयर आर 4 टर्मिनल BH बॉन्ड एंड 2 आपके सेंट्रल बॉन्ड्स है, दैट इज परफेक्टली करेक्ट। ये जो दोनों होते हैं ये 3C2E बॉन्ड कहलाते हैं, 3 सेंट्रल 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एंड बाकी जो चार है वो 4 सेंटर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, 2C2E बॉन्ड होते हैं। तो बिल्कुल सही है, टू देयर आर ओनली 2 3C2E बॉन्ड्स, ये सही है। बोथ बोरोन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, नो, ये गलत कह दिया। जब भी बोरेन का डाइबोरेन बन जाता है तो उसकी बॉन्डिंग आप देखो, 4 बॉन्डिंग में ये इन्वॉल्व हो रहा है, और 4 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के लिए आपको sp3 में आना ही पड़ेगा, और तभी तो ये दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन और नीचे वाला हाइड्रोजन ऊपर नीचे इस तरह से एक बनाना बॉन्डिंग बनाएगा। तो बनाना बॉन्डिंग बनाएगा तो वो जो आपके क्या बोलते हैं, 4 हाइड्रोजन है वो प्लेन में है और 2 जो है वो अबोव द प्लेन हो गए। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो 1 वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो आपका 2 वाला है, कि जहां पर ये कहा है कि बोरोन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज रॉन्ग, boron is sp3 hybridized. Coming to the next one, this question is based on P block group 17 interhalogen compounds. ICl is more reactive than I2. Yes, we know कि जो interhalogen compound होते हैं वो normal halogen से ज्यादा reactive होते हैं, and the reason is obviously क्योंकि आप interhalogen compound को आसानी से तोड़ सकते हैं, उनकी bond enthalpies कम होती है। तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है वो इसको जस्टिफाई भी कर रहा है कि ICl बॉन्ड्स आर वीकर। सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ICl बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, एंड उसका रीजन भी यहाँ पर सही दिया है, तो असर्शन इज ट्रू
and the reason is the correct explanation. So assertion is correct and reason is also correct explanation. So the correct answer would be here this. बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इनकी शक्लें देख के ही समझ में आ जाता है. इट इज बेस्ड ऑन हकल्स रूल जो एरोमेटिसिटी के लिए यूज होता है. तो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. दो ये वाले और दो यहाँ पर लोन पेयर हैं. आई मीन नेगेटिव चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे. यहाँ पर अब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर डिट्टो सेम है, खाली फर्क इतना इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नहीं है. जब इधर पॉजिटिव चार्ज है ही नहीं तो रेजोनेंस कंप्लीट कैसे होएगा. यहाँ पर हम देख रहे हैं डबल सिंगल पॉजिटिव, तो रेजोनेंस कैन हैपन. यहाँ पर रेजोनेंस होगा ही नहीं, ये दो सिंगल सिंगल बॉन्ड बाजू बाजू में आ गए तो रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है. और जब रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं कहलाएगा. सो दिस वुड बी द राइट आंसर दैट दिस इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड. और इस रूल को हम क्या कहते हैं, हकल्स रूल. राइट, एरोमेटिसिटी की जो कंडीशन हमें प्रोवाइड करता है. चलिए अगला सवाल लेते हैं. इट इज अबाउट द कायरालिटी. एनेंटियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल. अरे ऑफ कोर्स एनेंटियोमर बाय डेफिनेशन आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. तो ये सुपर इम्पोजिबल कहना गलत बात है, तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया. अगला कहा है कि रैसमिक मिक्सचर्स हैव अ जीरो डाइपोल जीरो ऑप्टिकल रोटेशन. यस, क्योंकि रैसमिक मिक्सचर वो होता है जो कि इक्वी मोलार मिक्सचर होता है डेक्स्ट्रो का और लीवो का. तो हमारे पास 1 मोल डेक्स्ट्रो है और उसी कंपाउंड का 1 मोल लीवो है. तो जब दोनों 1 मोल रहेंगे तो दोनों दूसरे को कंपेंसेट कर देंगे और नेट रोटेशन 0 रहेगा. SN1 के अंदर 1:1 मिक्सचर होता है. बिल्कुल यस, SN1 के अंदर 1:1 मिक्सचर होता है एनेंटियोमर्स का. 50-50% प्रोडक्ट वहां पर हमें मिलते हैं. और SN2 के अंदर कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है. दैट इज आल्सो करेक्ट. So the only incorrect statement is this, where they have said enantiomers are superimposable. No, they are non-superimposable. अगला सवाल है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन को लेकर. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में C डबल बॉन्ड हो. तो R माइनस है तो डेफिनेटली कार्बोनिल पे अटैक करेगा. तो जब ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये हो जाएगा OMgX और यहाँ पर जुड़ जाएगा R. So that is clearly evident in the option 3. So this is the right answer for the given question. 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to this reaction. This question I would not say it is difficult, but it is the question which involves calculation. So that's very simple again because reaction stoichiometry हमें already दिया हुआ है. देखिए बच्चों, हमें ये पता करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना चाहिए फाइनली. तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास पता करने के लिए पहले ये पता कर लेते हैं ना कि इसके मोल्स कितने चाहिए. ठीक है, तो क्वेश्चन से तो ये एविडेंट है कि अगर आपके पास में 2 मोल्स HCl है तो आपको 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए. तो 2 मोल HCl तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट. तो पहले आपको ये पता करना है कि आपके पास HCl कितना मोल है. तो HCl कितना मोल है कैसे पता करेंगे, सिंपल, कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू N/V. कॉन्सेंट्रेशन हमें ऑलरेडी दे रखा है 0.5. मोलारिटी, नंबर ऑफ मोल्स मुझे नहीं पता, वॉल्यूम मुझे दिया है 50 मिलीलीटर. 50 मिलीलीटर डिवाइड बाय 1000, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में चला गया. सो दैट बिकम्स 25, आई मीन 0.5 into 50 upon 1000. सो दैट्स नथिंग बट 0.5 into 5, 10 कट हो जाएगा. इसका पॉइंट हमने निकाल दिया नीचे, 10 कट, 5 5 25 into 10⁻⁻³ ऑलराइट. तो मुझे HCl के मोल्स मिल गए भैया मेरे पास में, वो है 25 into 10⁻⁻³ मोल्स, या आप यू कह दो 25 मिलीमोल है. अगर 25 ये मिलीमोल है तो मेरे को कैल्शियम कार्बोनेट कितना रहेगा, एग्जैक्टली उसका हाफ. क्योंकि HCl अगर 2 मोल चाहिए तो काको 3, कैल्शियम कार्बोनेट आपको 1 मोल ही चाहिए. तो HCl अगर आपने 25 मिलीमोल यूज किया है तो कहना है इससे कैल्शियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 12.5 मिलीमोल. दैट इज 12.5 into 10⁻⁻³ मोल्स. Now, number of mole is equal to mass upon molar mass. Number of moles मुझे मिल चुके हैं 12.5 into 10⁻⁻³. W is the mass that we want to find out. Molar mass is 100 for calcium carbonate. तो ये मल्टीप्लीकेशन में गया तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 12.5 into 10⁻⁻⁻1. That's nothing but 1.25. But
1.25 would be the answer if the sample is pure ना. हमारे सैंपल में तो इम्प्योरिटी है, तो ऑब्वियसली 1.25 से ज्यादा ही वजन लगने वाला है, which is going to be 1.32. बट स्टिल यू कैन चेक आउट हाउ इज दैट. तो ये 1.25 ग्राम तो हमें क्लियर हो गया है, हमें 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए. अब सवाल हमें बोल रहा है 95% प्योरिटी है. ठीक है, तो 95% प्योरिटी का मतलब क्या होगा? अगर आप 100 ग्राम सैंपल लोगे तो उसमें केवल 95 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, बाकी 5% कचरा है उसके अंदर. ठीक है, तो अभी मेरे को कितना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट कितना चाहिए? तो 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए. तो मुझे कितना ग्राम वे करना चाहिए? सो दैट x विल बी इक्वल टू 1.25 into 100 divided by 95. So that will go 125 divided by 95. That's nothing but 1.32 gram. And hence, this should be the correct answer for the given question. So little solving, but the question goes very simple. Now the next one is the pH of the solution containing 50 ml each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 molar acetic acid. pK मुझे दे रखा है. Now ये जो mixture है सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड, of course this mixture is nothing but acidic buffer. तो straight आप acidic buffer का हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, which is nothing but pH is equal to pKa plus log of salt upon acid. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. pK वैल्यू आपको ब्रैकेट में दे रखा है 4.57. लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.1. एसिड कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी है 0.01. so that goes to 4.57 plus log of 10. log 10 is 1 and this is addition not multiplication. some students have done 4.57 बस log 10 देखा 1 देखा सीधा हटा दिया. so 4.57 plus 1, that's nothing but 5.57. so 5.57 is the correct answer for this question. Which of the following sequence of the reaction is suitable for the synthesis of chlorobenzene? हमें क्लोरोबेंजीन प्रिपेयर करना है, तो बेंजीन को HCl से ट्रीट करने पर तो क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगा, ना ही एनिलीन को HCl से ट्रीट करने पर. बट बेंजीन का यदि हम क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो स्ट्रेट आपको क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन. स्ट्रेट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन. In 1 molar solution that contains 0.5 mole of solute, there will be 100 ml solvent, 100 gram solvent. So let's quickly sort it out. मोलालिटी की बात चल रही है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला, मोलालिटी की फॉर्मूला क्या है? छोटू m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. तो मोलालिटी मेरे को दे रखी है 1 मोलार होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल्स हैं, और वेट ऑफ सॉल्वेंट मुझे ढूंढने के लिए कहा गया है. सो ऑफ कोर्स दिस कम्स आउट टू बी 0.5 kg and 0.5 kg is nothing but 500 gram. Hence this is the final answer for the given question. Now here this is an interesting question. Write the correct mathematical expression for the Dalton's law of partial pressure. Dalton's law. तो डाल्टन्स लॉ जो है ये हमें क्या कहता है? तो डाल्टन्स लॉ कहता है कि टोटल प्रेशर इज अ सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर. ये तो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इसके हिसाब से ये तो सही कह रहा है. अब PV इज इक्वल टू nRT, therefore P is equal to nRT upon V होता है. तो P1 की जगह पे N1 RT by V, N2 RT by V, N3 RT by V. तो ये तो दोनों सेम ही स्टेटमेंट है, तो ये दोनों में कोई दिक्कत नहीं. मगर अगर आप ये वाला स्टेटमेंट देखो तो आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहे भाई मैं तो रॉल्ट्स लॉ हूँ. रॉल्ट्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट. प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर लिया जाना, ये तो रॉल्ट्स लॉ हो गया ना भैया. तो डेफिनेटली ये रॉल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट है, ये आपका डाल्टन लॉ नहीं हो सकता है. और डाल्टन लॉ के मुताबिक अगर आप ऐसा करते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, सो दिस इज अलाउड. ओके, ये टोटल प्रेशर होता है. मोल फ्रैक्शन आपका ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट नहीं होता है. अगर आप प्योर कंपोनेंट की वेपर प्रेशर देख रहे हो तो वो रॉल्ट्स लॉ कहलाएगा. हेंस दिस इज नॉट डाल्टन्स लॉ. और हमें सवाल में यही पूछा गया है कि विच इज नॉट द करेक्ट डाल्टन लॉ. हेंस दिस वुड बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. Which among the following is incorrect statement?
H2 प्लस हैज अ 1 इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। एक हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन। और H2 प्लस यदि हमें कहा है, प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस हो गई, तो 1 इलेक्ट्रॉन की लॉस हो गई तो डेफिनेटली इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। O2 plus ion is diamagnetic. Now oxygen, we know that there are 2 electrons which are unpaired and it is a paramagnetic species. तो O2 प्लस हो जाएगा तो उसके पास में भी एक अनपेयर्ड तो बचेगा ही फिर भी, एंड हेंस इट विल बी स्टिल पैरामैग्नेटिक इन द नेचर। सो O2 जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस कर देता है तो उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, और 15 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो ऑड इलेक्ट्रॉन हैज टू बी पैरामैग्नेटिक। बराबर, ऑड इलेक्ट्रॉन कोई भी हो, ऑड है मतलब जोड़ी नहीं बनी, और जोड़ी नहीं बनी मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा ही होगा। तो हेंस O2 इज अ पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, तो उसको डायमैग्नेटिक कहना गलत है। तो 2 is the correct answer for the given question. Further they say the bond order of O2 plus O2 minus, so this you can calculate। O2 plus के पास में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो आप मोल ट्राइंगल जो आप बनाते हैं, नॉट द मोल ट्राइंगल, MOT ट्राइंगल, तो उससे भी आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर काफी आसानी से। ऑलराइट, एंड C2 के अंदर देयर आर डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट आउट देयर, और दोनों के दोनों पाई बॉन्ड कहलाते हैं। तो डेफिनेटली पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो O2 का डायमैग्नेटिक होना ये गलत बात है, O2 प्लस का, और ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the following which one of the following has a maximum lone pair repulsion? डेफिनेटली बच्चों lone pair repulsion उसमें ज्यादा होगा जिसमें ज्यादा lone pair होंगे। तो हमें सिंपली ये कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं। ठीक है, तो SF4 की अगर आप बात करें तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, Cl(F3) की बात करें तो यहाँ पर 2 लोन पेयर है। कैसे सर? डेफिनेटली आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, तो वहीं से आप समझ जाएंगे। IF5 के पास में भी 2 लोन पेयर है, XgF2 के पास में 3 लोन पेयर है, तो 3 लोन पेयर का मतलब हो गया मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, एंड हेंस XgF2 should be the final answer for the given question. Next one, identify the incorrect statement from the following. Ionization enthalpy of alkali metal decreases down the group। तो किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा, दैट इज ऑब्वियस। लिथियम इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। परफेक्ट, लिथियम जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है अल्कली मेटल के अंदर, अनडाउटेडली। Alkali metals react with the water to form their hydroxide, that is also true। अल्कली मेटल जो है उसको पानी में आप डालोगे तो सोडियम को पानी में डालो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, बराबर है। The oxidation number of potassium in KO2 is +4। This is so wrong। पोटेशियम अल्कली फैमिली से है, अल्कली फैमिली में सभी का ऑक्सीडेशन नंबर कंपलसरी +1 ही होता है। So it is wrong to say that in KO2 the potassium is +4, it is obviously +1। so this is the wrong statement, hence correct answer for the given question। The statement regarding polymer is not correct। Thermoplastics are capable of repeatedly softening and reusing, of course yes। thermosetting polymer are reusable, भाई ये तो definition के खिलाफ हो गया। thermosetting polymers are the one which cannot be recycled, remolded easily, right। elastomers have a weaker intermolecular forces, yes of course। फाइबर में स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं एंड उसी की वजह से उसमें क्या होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। So the only incorrect statement is thermosetting polymers are reusable is a wrong statement। Next one, primary aliphatic amines react with the HNO2 to form unstable diazonium salt। Definitely अगर आप RNH2 को नाइट्रस एसिड टेस्ट के अंदर डालते हो तो वो आपको अल्कोहल देगा और नाइट्रोजन गैस उड़ जाता है, जबकि ये रिएक्शन के दौरान N2 प्लस Cl माइनस ये आपका HCl के प्रेजेंस में जो है इंटरमीडिएट जरूर बनता है, और ये इंटरमीडिएट बनता है लेकिन अनस्टेबल होने की वजह से इमीडिएटली ब्रेक हो जाता है। कंपैरेटिवली अगर आप देखो तो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का जो इंटरमीडिएट बना है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जरूर होता है, लेकिन दैट टू 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन को कोल्ड कंडीशन में करना पड़ता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे भी उसका इजीली हाइड्रोलिसिस हो जाता है। तो स्टेटमेंट 2 तो कह रहा है वो 300 के ऊपर भी स्टेबल होगा। सीधा स्टेटमेंट 2।
aromatic amines with HNO2 forms diazonium which are stable even above 300. कहां से स्टेबल भैया? 0 to 5 डिग्री में मुश्किल से स्टेबल है, बाकी वो स्टेबल होते नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 आपका इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 1 आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया, हेंस योर आंसर विल बी 1। नेक्स्ट इज ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। बहुत ही आसान सवाल। ल्यूकास रिएजेंट, क्या HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं? जी बिल्कुल हाँ। क्या वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आता है? बिल्कुल हाँ। आप जानते हैं कि यहाँ पर जो ऑर्डर है वो कितना होगा? 3 to 1 का होगा, बराबर। अल्कोहल में कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के हिसाब से रिएक्शन होने वाला है, तो 3 to 1 का ऑर्डर होगा। तो टर्शरी जो है वो इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, सेकेंडरी जो है वो थोड़ी देर बाद टर्बिडिटी देता है, प्राइमरी सिर्फ और सिर्फ हीट करने के बाद ही टर्बिडिटी देता है। सो यहाँ पर कहा है कि प्राइमरी अल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव, ये बात ही गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है और स्टेटमेंट 2 आपका कैसा है? इनकरेक्ट हो गया। राइट, द नेक्स्ट वन, in a neutral or faintly alkaline medium, KMnO4 oxidizes iodide to iodate. The change in the oxidation number of manganese. देखिए यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है, नॉट आयोडीन आयोडेट का। ठीक है, तो मैंगनीज जो है वो तो हम जानते हैं पहले KMnO4 होता है, और अल्कलाइन मीडियम के अंदर या फेंटली न्यूट्रल मीडियम के अंदर, एनी मीडियम के अंदर, अल्कलाइन फेंट अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम के अंदर क्या बन जाता है? MnO2 बन जाता है, जहां पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है। तो मतलब ये कहां से कहां पर गया? +7 से +4 में गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला सवाल, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज। तो करेक्ट IUPAC नेम में यहाँ पर क्लोरो है, ब्रोमो है, OH है और ये मिथाइल ग्रुप है, राइट। सो इसमें अगर आप देखो जो OH है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप यहां से नंबरिंग करने पर 1 2 3 4 पे आ रहा है, और यहां से नंबरिंग करने पर 1 2 3 पे आ रहा है, तो डेफिनेटली OH जो है वो 3 से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3। तो इसका जो है वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए? 3 पे ऑल होना कंपलसरी है। तो हेक्सेन 3 तो हमारा मिल गया है। अब बात है ब्रोमो की, क्लोरो की और मिथाइल की, तो आप सिंपली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आंसर लिखेंगे। तो पहले किसको लिखेंगे आप? पहले लिखेंगे ब्रोमो को, राइट। सो आपका ये 3 वाले ये रहे ऑप्शन। पहले ब्रोमो को लिखेंगे, फिर क्लोरो को लिखेंगे और फिर मिथाइल को लिखेंगे, और नंबरिंग OH के मुताबिक यहां से शुरू करना पड़ेगा, ब्रोमीन वाले से। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 पे ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल, हेक्सेन 3 ओल। अगला सवाल, find the EMF of the following reaction taking place. So this question is based on Nernst equation, but there is a simple thing here कि निकल और सिल्वर का यदि आप इलेक्ट्रोड बनाओगे तो वो ऑब्वियसली 10 वोल्ट का थोड़ी ना होता है। सो दिस इज अ स्ट्रेट अवे एरर। 1.05 वोल्ट उन्होंने दिया होना चाहिए था, जिसकी जगह पे 10.5 वोल्ट दिया हुआ है। तो लेट अस सी ऑफिशियल NTA आंसर की के अंदर क्या होता है। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आप 1.05 लेके करेंगे तो समवॉट 0.96 के आसपास आंसर आएगा, या मे बी 1.03, दैट यू कैन वर्क इट आउट यूजिंग नर्न्स्ट इक्वेशन। बट 10.5 लेके तो आंसर इसमें से कोई भी नहीं आएगा। तो आई वुड से दिस क्वेश्चन विल बी अ बोनस क्वेश्चन, बराबर है। अगला, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर 3 इथिलीन डायमाइन है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। नाउ इथिलीन डायमाइन इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, हेंस ये स्प्लिट अप ज्यादा करेगा। तो जो ज्यादा स्प्लिट अप करेगा वहां कलर एब्जॉर्प्शन जो है वो हायर एनर्जी रेंज में होगा। तो हमें एनर्जी पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी पूछा गया है, तो हमें सिर्फ इतना सोचना है कि कहां पर स्प्लिट अप ज्यादा होने वाला है। तो भैया जहां पर ज्यादा EN वहां पर ज्यादा स्प्लिट अप। तो ज्यादा EN कहां पर है? C में सबसे अधिक है, उसके बाद में A में है और उसके बाद में B में है। सो फॉर दैट CAB would be the correct choice for the given question. Compound X on treatment with ozone followed by zinc hydrolysis, formaldehyde and 2-methyl propanol was the product. Then the compound is. देखिए बच्चों यहाँ पर हमें ओजोनोलाइसिस करना है, स्ट्रेट बता दिया गया है, और हमें कहा है कि ओजोनोलाइसिस करने के बाद हमें क्या मिला है? हमें मिला है 2-methyl propanol। दिस इज 2-methyl propanol। एंड दूसरा हमें क्या मिला है? प्रोपेनल, राइट, HCHO।
तो अभी इसका और इसका जो है हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको ज्वाइन कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, आपका यहाँ पर आंसर आएगा स्ट्रेट अवे। या आप ऑप्शन का भी आप ओजोनोलाइसिस करके देख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल आइडिया। लाइक यू हैव अ ब्यूट 1 इन, तो दिस इज ब्यूट 1 इन और 3 पे मिथाइल है। यदि आप इसका ओजोनोलाइसिस करोगे तो डेफिनेटली एक कार्बन का फॉर्मल्डिहाइड अलग हो जाएगा और बाकी अलग हो जाएगा। वैसे फॉर्मल्डिहाइड बनना itself was an indicator that there is a terminal double bond। तो टर्मिनल डबल बॉन्ड मतलब 1 इन तो होना ही चाहिए था, बराबर। अब सोचना सिर्फ ये था कि 2 मिथाइल ब्यूट है या 3 मिथाइल है, तो दैट इज ऑब्वियसली अगर आपको ये चाहिए तो आपको वैसा लेना भी तो पड़ेगा, राइट। सो 3 वुड बी द राइट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ अगर हम लोग अगला सवाल देखें तो अगले सवाल में हमें पूछा गया है कि एसीटोन और पेंटेनोन, इसका हमें क्या करना है, NaOH के साथ में रिएक्शन करना है। बच्चों NaOH के साथ में जो रिएक्शन है एसीटोन का और पेंटेनोन का, ये आपका हो जाता है अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां पर दो अलग अलग कीटोन हमें दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली वी विल गो फॉर व्हाट, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन हम कैसे कराते हैं, कैसे कराते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन? तो डेफिनेटली दो अलग अलग आप ले लेंगे। तो जैसे मैंने यहां पर ले लिया पहला एसीटोन और दूसरा मैंने यहां पर ले लिया है पेंटेनोन। सो CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3, wait this will become pentane 3 on। तो इसे हमें पेंटेन 2 on लेना है, तो ये हो गया। अब ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, तो लॉजिकली इन्वॉल्व कौन सा हो सकता है? तो कोई भी इन्वॉल्व यहाँ पर हो सकता है। तो आपको क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करना है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? तो बोला दो एसीटोन आपस में जुड़ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है? तो बोला ये दो पेंटेनोन आपस में जुड़ जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, बराबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप मैं ब्रेक करके देखूं तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के हिसाब से अगर आप देखो तो ये आपका एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड हो, और ये एक जमाने में एसीटोन रहा होगा। और यहाँ पर जहां पर बीटा वाला कार्बन है आप सिंपली वहां पर क्या कर दीजिए, इधर डबल बॉन्ड O ले लीजिए। तो आपका ये शॉर्टकट हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए, क्या ये पेंटेन 2 on है? बोला हाँ है, तो ये तो सही बना हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ब्रेक करके देखते हैं, तो क्या ये आपका एसीटोन है? बिल्कुल एसीटोन है। क्या ये आपका पेंटेन 2 on है? बिल्कुल पेंटेन 2 on है ये वाला भी, ठीक है। तो ये वाला भी जोड़ी सही बना हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको ब्रेक करके देखते हैं, तो ये आपका अल्फा कार्बन है, ये वाला बीटा है, तो बीटा वाले को O दे देने का। तो क्या ये एसीटोन है? बोला हाँ एसीटोन है। क्या ये एसीटोन है? बोला यस। तो दो एसीटोन का सेल्फ प्रोडक्ट है ये। तो द ऑब्वियस आंसर विच विल नॉट मैच, अगर ये 3 मैच हो रहा है तो ये नहीं मैच होएगा, वो ये हो जाना चाहिए। बट फिर भी आप यहाँ पर ब्रेक करके देख सकते हैं, इसको ब्रेक कीजिए। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा वाले को डबल बॉन्ड दे दो, ठीक है। तो बीटा वाले को डबल बॉन्ड देने पर आप पाएंगे कि ये 1 2 3 4 5 मतलब पेंटेन 3 ओन आपने यहाँ पर लिया है, जो कि इनकरेक्ट है। तो हमें यही पूछा गया है कि क्या नहीं बनेगा, तो यहाँ पर फोर्थ वाला जो है ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हेंस दैट इज अ राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट इज साइनाइड को पहले LiLH4 से ट्रीट किया, तो ऑफ कोर्स साइनाइड को LiLH4 से ट्रीट किया तो उसका क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमाइन। अब इसका आपने किया है NaNO2HCl, तो NaNO2HCl किया है तो इसका क्या हो जाना चाहिए, सो डेफिनेटली इसका हो जाएगा CH2 और NH2 ग्रुप का क्या हो जाएगा, अल्कोहल, right? So NaNO2HCl followed by hydrolysis is going to give you alcohol, which is nothing but here. So आप स्ट्रेट नाइट्रस एसिड टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, और नाइट्रस एसिड टेस्ट का अंतिम रिजल्ट क्या होता है, अल्कोहल बनना। सो अल्कोहल यहाँ पर बनना चाहिए। अगला सवाल है आपकी इक्विलिब्रियम से, बराबर है। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं लिख देता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब। अभी स्ट्रेट मुझे यहाँ पर वैल्यूज दे रखे हैं कि Kc की वैल्यू जो है वो 3 × 10⁻⁻59 है। ओजोन की जो वैल्यू है वो मुझे ढूंढनी है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन इज, ये मुझे ढूंढना है। सो ओजोन की कॉन्सेंट्रेशन आई एम नॉट अवेयर। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन आपको स्ट्रेट दिया हुआ है 0.04 का क्यूब, 0.04 का क्यूब। Now 0.04, let me write it as 4 × 10⁻⁻² का क्यूब. So this will become
ओजोन स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻59 इंटू 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6, बराबर है। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12, 1 कैरी 192 अराउंड इंटू 10 की पावर, ये यहाँ पर 59 में से 6 आपका चला गया, तो ये हो जाएगा -53। स्क्वायर रूट लेने की आसानी के लिए इसको हम ऐसा कर देते हैं, इसको 19.2 कर देते हैं, ऑलराइट, और इसको अपन कर देते हैं -52, ऑलराइट। सो -52 जो रहेगा ये आपका, उसका आप स्क्वायर रूट अगर निकालते हैं तो 19 की जो स्क्वायर रूट निकलेगी दैट विल बी समवेयर अराउंड 4.2, और इसका जो आपका आ जाएगा -32 आ जाएगा, राइट। सो एक सेकेंड, ये -59 -6, ओके फाइन, वेट वेट, तो ये -59 -6 क्या हो जाना चाहिए था, माइनस माइनस ऑब्वियसली दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा -65, और इसको फिर हम लोग -64 करेंगे एक पॉइंट डिवाइड की वजह से, ठीक है। सो उसका जो आपका स्क्वायर रूट निकलेगा -32 की ऑर्डर का निकलेगा, तो स्ट्रेट आपका आंसर हो गया 4.32 इंटू 10 की पावर -30। काफी इजी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का, कोई तामझाम बिना सीधा वैल्यू पटक दो, आंसर निकाल लो, ऑलराइट। अगला है 10 लीटर फ्लास्क कंटेनिंग 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस, द प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क इन द बार इज, सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सिंपल प्रेशर पूछा गया है आपको, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिए, ऑक्सीजन 64 ग्राम इज 2 मोल्स, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास, मास इज 64, मोलार मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑब्वियसली 32, तो इसका कितने मोल्स हो जाते हैं, 2 मोल्स हो जाते हैं। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.083 दी रखी है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन, वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 10 लीटर, तो इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ऐसे आंसर काफी दूर दूर है, तो इस 83 को मैं 8 कर देता हूँ, 0.08 को हम लिख सकते हैं नीचे 00, ये कट हो गया, 3 दूनी 6 और 6 4 48 डिवाइडेड है, तो 4.8 के आसपास आंसर नियरली, सो दैट इज नथिंग बट 4.9, और अगर आप एग्जैक्ट करने पर आंसर 4.98 आता है, सो विच गोज हियर दैट इज 4.9। स्ट्रेट पीवी एनआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगला सवाल, कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन द एफसीसी यूनिट सेल विद द लेंथ ऑफ 3.608 इंटू 10 की पावर -8, मतलब हमें यहाँ पर एज लेंथ दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है और कैलकुलेट द एटॉमिक मास बोला हुआ है। हाँ, कॉपर का एटॉमिक मास इज 63.5, you already know, so the most nearest answer is obviously this, but still if you want you can check out with density is equal to zamana 3, all right। डेंसिटी आपको दे रखा है 8.92, और आपका जो Z की वैल्यू रहेगी, क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल है तो ऑफ कोर्स 4 होना चाहिए, मोलार मास इज अननोन टू अस, एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10 की पावर 22, 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपने एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर डाल दी, और एज लेंथ आपको दे रखी है 3.608 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, इसका आ जाएगा क्यूब, ऑलराइट। तो ये क्यूब के हिसाब से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपका जो है वो 63 यहाँ पर जरूर आएगा, बट आपको ये सॉल्विंग करने की जरूरत भी नहीं है, मैं तो कहूंगा स्ट्रेट आपको कॉपर की एटॉमिक मास पता ही है, सो स्ट्रेट यहाँ पर आंसर आपका 63.1 हो गया। अगला है आपका आइसोलेशन चैप्टर से, जहां पर स्ट्रेट ओर्स के नाम पूछे गए हैं। सो हेमेटाइट इज Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, कैलामाइन इज जिंक कार्बोनेट, and kaolinite is the ore of aluminum which is nothing but a soil. So straight यहाँ पर आपका आंसर हो गया हेमेटाइट में 3, हेमेटाइट में 3 मतलब A का 3 हो गया, B का 1 हो गया, और C का आप यहाँ पर देख रहे हैं इट इज 2, तो C का 2 is in this option, hence this goes to the perfectly correct answer. अगला सवाल, first order reaction, A gives a product, the concentration changes from 0.1 and then it becomes 0.001 after 5 minutes, the rate constant in the minute, so rate constant की हमें ढूंढना है, तो it is 2.303 upon t log of A naught upon AT के हमें ढूंढने के लिए कहा गया है, तो 2.303 अपॉन टाइम मुझे दे रखा है 5 मिनट्स, लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मेरे को दिया है 0.1, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001, सो ऑफ कोर्स ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो लॉग ऑफ 100 हो जाएगा, एंड लॉग ऑफ 100 जो है ये क्या होता है 2 हो जाता है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 2 और 5 कट होने पर क्या आंसर आएगा 2.5 नियरली आंसर आ गया,
So it is 2.3 divided by 2.5, 23 upon 25. So 23 upon 25, that goes nearly 0.9. So this is the correct answer for the given question. अगला सवाल है, रेडियस ऑफ द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज दिस मच एंड रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट इज दिस मच. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ बोहर्स रेडियस ऑर्बिट जो रहता है आपका बोहर थियरी का, वो यहां पर हम लोग अप्लाई करेंगे. तो आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, R इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन पाई इंटू मास इंटू ई स्क्वायर अपॉन जेड, बराबर है. तो रेडियस जो है वो क्लियरली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द जेड. देयरफॉर R1 अपॉन R2, और यू कैन से R ऑफ हीलियम प्लस अपॉन लिथियम 2 प्लस should be equal to n1 upon n2 का स्क्वायर इंटू z2 upon z1. so ये हो जाएगा 2/3 as it is given to us कि यहाँ पर आपको सेकंड बोहर्स ऑर्बिट देखनी है, बराबर है. तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर n1 की वैल्यू 2 हो जाती है, और थर्ड बोहर ऑर्बिट देखनी है लिथियम की, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 3. और एटॉमिक नंबर के हिसाब से लिथियम का हो गया 3 और इसका हो गया 2. सो ये 2/3 का स्क्वायर और ये हो गया 3/2. सो यहाँ पर अपना फाइनल रेशियो क्या बनता है, हीलियम अपॉन लिथियम का 2/3. अब हीलियम का रेडियस ऑलरेडी अपने को दे रखा है 105.8 और रेडियस ऑफ लिथियम हमें पूछा गया है. सो देयरफॉर रेडियस ऑफ लिथियम अगर आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 105.8 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, बराबर है. एंड दैट आंसर comes out to be 158.7. all right, since everything is a picometer, so resulting answer will be also in the picometer. all right, so this is a final answer for the given question. Now head to the last one. Here we have said the pollution due to oxide of sulfur gets enhanced due to the presence of, बराबर. अभी देखो SO2 जो है वो ऑलरेडी पोल्यूटेंट है, अगर इसका SO3 में कन्वर्जन होता है तो वो और भी डेंजरस हो जाता है. लेकिन SO2 का SO3 में कन्वर्जन इतनी आसानी से होता नहीं है, उसके लिए कैटलिस्ट चाहिए रहता है. तो हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं वही उसको कैटालाइज कर देते हैं. सो पार्टिकुलेट मैटर इन द एयर, ये हमने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर देखा हुआ है कि हवा में जो पार्टिकल्स होते हैं वही SO2 का SO3 में कैटालाइजेशन कराते हैं, और इसी के कारण एसिड रेन भी आती है. तो पार्टिकुलेट मैटर डेफिनेटली करा सकती है, ओजोन भी ये काम करा सकता है, और पेरोक्साइड भी ये काम करा सकता है. हाइड्रोकार्बन्स आपके डायरेक्टली आते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग में, तो यहाँ पर वो नहीं आएंगे. तो ए, बी और डी डेफिनेटली यहाँ पर परफेक्टली करेक्ट आंसर हो जाते हैं गिवन क्वेश्चन के लिए. So I hope this was a wonderful discussion with you all guys, and आशा करता हूँ कि आपके मार्क्स बहुत ही बेहतर आएंगे, और जो भी डिस्कशन हमने किया है उसके हिसाब से आप आपके मार्क्स जरूर कैलकुलेट कीजिए और हमारे साथ ये जरूर शेयर कीजिए. Once again, thank you very much and wish you very all the best for your future. Thank you so much. Take care.